सम्मानित नागरिक गण, आप सबको नमस्कार। इस खबर के माध्यम से आज हम आपको जींद शहर के लोक निर्माण विश्राम गृह में लेकर चलते हैं, जहां पर भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली व हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र धुल, जिला प्रभारी मदन गोयल, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा, भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर पुष्पा तायल, जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी, जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर संजय जानगड़ा, पूर्व जिला पार्षद विनोद सैनी, पूर्व पार्षद पतराम तायल, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव भारद्वाज, भारत भूषण टांक, कृष्ण रोहिला समेत अन्य स्थानीय नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने जहां सरकार के 11 साल को बेमिसाल करार देते हुए भारतीय सेनाओं की ताकत, ऑपरेशन सिंदूर, विश्व में भारत का डंका, देश की आर्थिक सुदृढ़ता, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार समेत अनेक योजनाओं की जानकारी, वहीं भाजपा के चुनावी वायदे, महिलाओं को हर माह 2100 रुपए, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, ऑनलाइन पोर्टल ठप, विभिन्न विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार, जींद मेडिकल कॉलेज निर्माण, कानून व्यवस्था समेत पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई तरह के सवालों का जवाब भी उन्होंने अपने विशेष अंदाज में दिया है। बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली व हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिद्धा की लाइव प्रेस वार्ता। उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि भाजपा नेताओं के दावों में कितना है दम। सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी का, मोहनलाल बड़ौली साहब का, हमारे तेजेंद्र धुल साहब का, राणा जी का, कलीराम जी का, सभी तमाम हमारे पार्टी के सभी अधिकारियों का भी बहुत बहुत, पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से 11 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी के रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे, उस विषय पर चर्चा हमारे अध्यक्ष बड़ौली साहब करेंगे। और जींद को लेकर आप निरंतर देख रहे हैं, जो जींद को ये कहते थे कि जींद बैकवर्ड है, आज आप देख सकते हैं कि जींद को 9 नेशनल हाईवे छू के जा रहे हैं। वहीं पर मेडिकल कॉलेज, और वहीं पर आप देख रहे हैं कि भाखड़ा का पानी, जो एक हमारा अपना एक सपना था, मेरा सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए उसका प्रारंभ हो चुका है और उसका कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 2 से 2.5 वर्ष उसको पूरा होने में लगेंगे और जींद के लोग 2.5 वर्ष के बाद भाखड़ा का पानी पी पाएंगे। और सड़कों को आप देख रहे हैं किस प्रकार से सड़क तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। जींद को लेकर 2-3 सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी काम है। जैसे सफीदो रोड है, उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। कुछ जगह का मसला है, वन विभाग की तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। और शहर के अंदर बाकी लगभग जो अप्रूव्ड कॉलोनी की गई है, उनके लिए भी सीवरेज की व्यवस्था और गली बनाने की व्यवस्थाओं पर हम लगे हुए हैं। जल्दी उन पर भी ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी परमिशन भी हम लोगों को दे दी है। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज भी आप लोगों के सामने है, और पैरामेडिकल कॉलेज, जिसकी जमीन का एक इशू था पैरामेडिकल कॉलेज के लिए, और ट्रामा सेंटर, जिसकी मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। इसके लिए जगह का सवाल था, इसके लिए भी हम जो पुराना हॉस्पिटल है, जो मेडिकल है, क्योंकि इसके पास 22 एकड़ जमीन है, तो उसमें ट्रामा सेंटर भी हम उसी में बनाएंगे, और पैरामेडिकल कॉलेज जो बनेगा वो भी उसी के अंदर ही बनेगा। और मेडिकल कॉलेज से भी उसका कोई ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है कि वॉकिंग डिस्टेंस ही है, चाहे तो आया जा सकता है, क्योंकि शहर में ही है। तो इस प्रकार से हमारा लगातार निरंतर प्रयास है कि हम शहर को बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा बनाएं। आज आप देख रहे हैं कि जींद के अंदर पांडु द्वार या जंती द्वार पर भी कार्य प्रारंभ हो गया, और वाल टू वाल मेन रोड को हम वाल टू वाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसके बाद और भी हम वाल टू वाल सड़कों को लेने का काम करेंगे। तो हमारी तरफ से हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा से अच्छा जींद के लिए कर सके। मैं निवेदन करूंगा कि स्टेट के विषय पर, देश के लेकर हमारे अध्यक्ष महोदय आपको 11 साल बेमिसाल उस पर चर्चा करेंगे आप लोगों से। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आज इस जींद के सभी पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जिस प्रकार से हमारे डिप्टी स्पीकर मिड्डा जी ने जींद की सारी बातें रखी, हमारे पार्टी के तमाम जींद के नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सरकार के चेयरमैन, पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के प्रभारी और हमारे बहुत सारे जो पार्टी में अनेक जिम्मेवारियों पर हैं वो सभी कार्यकर्ता साथी, आप सबकी तरफ से मैं पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। और आप सबने देखा कि 26 मई 2014 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके कुछ समय के बाद हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में और प्रदेश में लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसने अनेक काम जो किए, जिस प्रकार से आपने अभी देश की सीमा किस प्रकार से सुरक्षित है वो आप सबने अभी ताजा देखा है। पहलगाम की जो आतंकवादी घटना घटी 22 तारीख को और 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को संबोधित करते हुए जो बात कही थी कि हम इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे कि कभी आतंकवादियों को शरण देने वाला ने और आतंकवादियों का जो पालन पोषण करते हैं उन सब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा इस प्रकार की सजा उनको देने का काम करेंगे। और वो हमारी तीनों सेनाओं ने बखूबी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। 9 आतंकवादियों के जो प्रशिक्षण केंद्र थे, जो जहां पर उनको ट्रेनिंग देने का काम होता था, कुछ पीओके में थे और कुछ पाकिस्तान में थे। 9 ऐसे ठिकानों को तबाह करने का काम किया और 11 एयरबेस जो पाकिस्तान के थे, जहां 11 एयरबेस को ध्वस्त करने का भी काम हमारी तीनों सेनाओं ने किया और पूरी दुनिया के देशों में अपनी बात को स्पष्टता के साथ कहा, अपनी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को स्पष्टता के साथ कहा और ये स्पष्ट किया कि यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ देना बंद कर दे तो फिर ठीक हो सकता है। बातचीत और व्यापार एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। स्पष्ट तौर से ये बात कही और ये बात भी दुनिया के देशों में बताने का काम किया कि भारत ना आंख उठा के बात करेगा, ना आंख झुका के बात करेगा। भारत बात करेगा तो आंख में आंख मिला के बात करेगा। और पहले की सरकारें आपने देखी है, जिस प्रकार से उरी में हमला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जो जिस प्रकार की कार्रवाई हुई थी, एयर स्ट्राइक, और उसके बाद पहलगाम में जिस प्रकार से पुलवामा में अटैक किया था, उस समय फिर उसका बदला लिया, आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। और जो अब हुआ, अब उससे एक संदेश गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की शिकायत नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा। पहले की सरकारों को आपने देखा है, चाहे 26/11 का हमला हुआ, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो वो शिकायत करते थे पाकिस्तान के प्रति और देश की जनता को समझाने का काम करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात को, भारत के पक्ष को दुनिया के देशों में भी, हमारे अनेक प्रतिनिधिमंडल जो सभी पार्टियों के उसमें सांसदों को भेजने का काम किया, उसमें सभी पार्टियों के सांसद थे और उन्होंने देश की बात को रखा। बहुत सारे ऐसे पार्टी के नेताओं ने उसके खिलाफ बयान भी दिया है और जो भी प्रतिनिधि मंडल विदेश में जाके भारत के पक्ष को रखा है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से पूर्व के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भारत के पक्ष को, जो पाकिस्तान के प्रति यूएनओ में जब जाके रखी थी बात, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता होते थे और सरकार के पक्ष को रखा था। उसी प्रकार से जितने भी सांसद प्रतिनिधि मंडल के साथ गए थे, उन्होंने उसी प्रकार से अनुसरण करते हुए बहुत अच्छी भूमिका निभाई और राजनीतिक बात से ऊपर उठते हुए देश को सर्वोपरि रखा। उसके लिए ये एक नए प्रकार का भारत, नई सोच का भारत आप सबने देखा है किस प्रकार से जहां हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई है, वहां हमारे देश का किसान भी मजबूत हुआ है। हमारे देश के किसानों की जो फसलें वो उगाते हैं, सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है, किसान को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उनकी फसलों के उचित दाम मिलते हैं, खाद की, दवाई की, बीज की कोई कमी किसान को नहीं है। और किसान के लिए, किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए जो सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि 2025 तक हम किसान की आय को बढ़ाने का काम करेंगे, और उस बात को लागू करते हुए जो किसान की फसल पर लागत आती है, उस लागत से 50% भाव ज्यादा देने का काम एमएसपी पर तय करके हम करते हैं। और जब उस फसल की बुआई का समय होता है, उसी समय हम उसका रेट तय कर देते हैं कि किसान उसको क्या फसल बोनी है, उसको क्या भाव मिलना है, तो वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरी फसल का ये भाव मिलेगा। और भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से भी हम किसानों को लाभ देते हैं। और बहुत सारे किसानों को नई अग्रेसिव किसान, नई तकनीक के साथ किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए नई नई योजना के साथ हम किसानों को प्रशिक्षण देने का काम किया है। उसी प्रकार से महिलाओं को सशक्त करने का जो भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण अधिनियम बिल हम लेके आए, किस प्रकार से 50% की भागीदारी पंचायतों में, निकाय के चुनाव में महिलाओं का, और 33% का आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा और अपने विधानसभा, उसमें भी 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। महिलाओं को कॉलेज तक पढ़ने की शिक्षा फ्री की है। बहुत सारी योजनाएं, ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, कई नई योजनाएं महिलाओं को लेकर भी आए कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बराबर रहे। इस प्रकार से महिलाओं को सम्मान देने के लिए, और हरियाणा में तो महिला सुरक्षित रहे उसके लिए पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत सारी योजनाएं हमने महिलाओं के लिए भी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पूरे देश की हरियाणा से शुरू हुई, और हमारे देश में पहली बार महिलाओं को कमीशन के पद पर नियुक्ति करना। और जिस प्रकार से आज महिला प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र आज नहीं है जहां महिलाओं की भागीदारी नहीं है। इसलिए महिलाओं के लिए भी बहुत सारी अनेक ऐसी योजनाएं हमने लागू की है। अगर विस्तार से उसकी चर्चा करूंगा बहुत समय जाएगा, मैं मोटी मोटी चर्चाएं आप सबके बीच में कर रहा हूं। उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिले, उनके लिए नए इंडस्ट्रियल हब बनाना या मेरिट के आधार पर नौकरी देना। 2014 के बाद चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांत में हो, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें थी, पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने का काम किया। युवाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए बहुत सारा हमने ऑनलाइन सिस्टम लागू किया। बच्चे अपने घर पर ही बैठ कर ऑनलाइन अपने फॉर्म भर सकते हैं। रोजगार की सूचनाएं ऑनलाइन देने का काम किया। पारदर्शिता के साथ एक ऐसी पॉलिसी हमने बनाई जिससे कोई भी किसी जानकारी के अभाव में पीछे ना रह जाए, इसलिए स्पष्ट जानकारी हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने का काम किया है। अनेक नए पोर्टल बनाते हैं, सुविधा अपने देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिले, वो उसमें भाग ले, बेरोजगारी खत्म हो। इस प्रकार की हमारी सरकार की योजनाएं रही है। हमारे सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए भी जो मुद्रा लोन के माध्यम से
जो छोटे छोटे उद्योग करना चाहते हैं अपने देश के अंदर, उसको बढ़ावा दिया है। लोकल फॉर वोकल की नीति पर चलते हुए हमने उसमें भी बहुत सारी नई नई योजना लेके आए हैं कि अपने नए जो उद्यमी देश में काम करना चाहते हैं वो भी अच्छे से देश में काम कर सके। हमने आम जन की जितनी भी समस्याएं थी उन सबको दूर करने के लिए बहुत सारी 300 के लगभग ऐसी योजनाएं जो ऑनलाइन पोर्टल पर देने का काम किया। आज मैं ये मानता हूं कि देश दुनिया के उन देशों में खड़ा हुआ है जहां एक शक्तिशाली भारत की पहचान बनी है। वहीं पर देश आर्थिक दृष्टि से जो विकास दिखता है, आप सबको पता है कि 2014 में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आर्थिक दृष्टि से दुनिया के 11वें नंबर का देश भारत था और धीरे धीरे आज 11 वर्ष हुए हैं और आज हम 5वें पायदान से चौथे पर आए। अभी पिछले महीने जो आर्थिक दृष्टि से जो आंकड़ा आया, आज भारत चौथे नंबर का देश बना है और 2027 तक ये देश आर्थिक दृष्टि से तीसरे नंबर का देश बने। इस प्रकार की सोच के साथ सरकार ने काम किए हैं। आज से लेके जहाज तक अपने देश में बनता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो बाहर से निर्यात करके लेके आते थे। आज भारत दुनिया को कुछ न कुछ देने वाला देश बना है। आज सभी चीजों का निर्माण भारत में हो रहा है। आज हमारी सेना कितनी मजबूत हुई है। आज हमारे डॉक्टर जो देश की 140 करोड़ जनता है, जो इलाज के अभाव में डॉक्टरों से दूर रहती थी, हमने जब 2014 में हमारी सरकार बनी और आज अगर एमबीबीएस की सीटों की चर्चा करेंगे तो डबल करने का काम किया है। हर लिहाज से, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, हर साइंटिस्टों के लिए एक नया रास्ता खोला, नए शोध केंद्र बनाने का काम किया है। उसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमने नई नई यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया है। आज देश में 2014 से पहले जो संख्या यूनिवर्सिटी की थी उससे 3 गुना यूनिवर्सिटी आज अपने भारत में हुई है। तो हर फील्ड में आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी की लाइन का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, हमारी संख्या बढ़ी है। और आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही थी कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएं तो ये देश विकसित राष्ट्र बने, उस सोच के साथ पूरे देश ने जो शब्द लिए उसको हम पूरा करने के लिए हर चौपाल में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे और जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो भी हम जनता के बीच में जाकर रखेंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको कही है इसकी जानकारी भी हम लेंगे। बहुत सारे जो कोरोना काल का समय आप सबने देखा है किस प्रकार से जब कोरोना की बीमारी आई तो एक भय का वातावरण पूरी दुनिया में बना था और ये बड़ी बड़ी सुर्खियों में आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों में ये खबर छप रही थी कि सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है। इस प्रकार का अंदेशा सबने लगाया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण, उनके नेतृत्व के कारण, अपने डॉक्टरों के प्रयास से हमने वैक्सीन का निर्माण किया और स्वदेशी वैक्सीन भारत में बनी, जहां हमने 220 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम किया। वहीं अनेक दुनिया के ऐसे जो गरीब देश थे उनको फ्री में वैक्सीन देने का भी काम किया। उनको वो बहुत सारी चीजें जो उस कोरोना से बचने के थे वो सारे दवाइयां हमने भेजने का काम किया और एक मजबूत भारत की पहचान बनी है। आज भारत दुनिया को कुछ ना कुछ देने वाला देश बना है। जहां भारत की पहचान कुछ ना कुछ लेने की होती थी, आज पहली बार भारत की ऐसी पहचान बनी है कि भारत को किसी लोन की जरूरत नहीं है। हम किसी से मांगने के लिए नहीं जाते। आज भारत जब भी दुनिया के किसी देश में जाता है तो दूसरे देश को कुछ ना कुछ दे के आता है। एक पहचान भारत की बनी थी कि वो मांगने वाला देश है। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के ऐसे हमने बयान पहले देखे थे, जब वो विदेश यात्राएं करते थे तो बोलते थे कि फला देश में गए हैं, फला चीज लेके आए। आज भारत देने वाला देश बना है। आज समर्थ भारत की पहचान पूरी दुनिया में बनी है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का देश को, प्रदेश को मिला है, जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो ये देश 100% विकसित राष्ट्र बनेगा। इस देश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और विकसित भारत बनने में पूरे सभी लोगों का सहयोग मिले, आप सबका भी मिले।
और मोदी जी ने लाल किले से एक जो बात कही थी कि ये देश अगर एक कदम चलेगा तो 140 करोड़ कदम हम आगे बढ़ेंगे, उसी प्रकार से समृद्ध भारत, विकसित भारत देश और दुनिया में बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें लगातार 11 वर्षों से चली है, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी, और जहां भी हमारी सरकार है उन सबको, जहां हमारी सरकार नहीं है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि जो विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है वो सब उसमें सहयोग करेंगे और सब उसमें भागीदार बनेंगे और ये देश 2047 में विकसित भारत बने, इसकी कल्पना के साथ मैं पूरी जनता से अपील करता हूं, आपके माध्यम से करता हूं कि इसमें सभी अपना सहयोग दें, सभी इसमें अपना सहयोग करें। इस बात के निवेदन के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी, अभी आपने 11 साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं। बहुत आयुष्मान भारत योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें 5 तरह के इलाज सरकार ने बंद कर दिए हैं। मैं साथ में को जोड़ देता हूं दूसरा भी, आपने ऑनलाइन की बात की, अभी सीईटी का एग्जाम चल रहा है, लोगों के फार्म भरे नहीं जा रहे हैं। 2 मेरे प्रश्न। ये सीईटी का जो एग्जाम है आप सबको पता भी है कि 3 वर्ष का समय इसमें लगा और 3 वर्ष के बाद ये हुआ है और बहुत सारे बच्चों में एकदम से इस पर लोड होने के कारण से कुछ तकनीकी कमियां रही है, उस तकनीकी कमी को भी दूर करते हुए जब ये लगेगा कि बच्चे इसमें भरने से बचे हैं तो उसका समय भी बढ़ाने का सरकार काम करे, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इस बात का पूरी, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी मॉनिटरिंग इसकी करते हैं, हर विभाग की पूरी जानकारी वो रखते हैं। ये जानकारी आज मैं सल केंद्र पर गया, सल केंद्र पर भी मैंने जानकारी ली है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है, इसके ऊपर हम जरूर काम करें। आयुष्मान भारत में 5 तरह के इलाज बंद। आयुष्मान भारत की जो आपने बात की है, आयुष्मान भारत का जो लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी और जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी कही थी कि 70 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसको आयुष्मान का लाभ ना मिले। अगर 70 वर्ष की आयु के बाद किसी भी बुजुर्ग के, महिला हो या पुरुष हो, सबके इलाज की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, तो उसका लाभ सबको दिया है। अभी जो हमारा चौपालों में प्रोग्राम चलेगा, गांव में जाएंगे, हम घर घर जाकर भी पूछने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, आयुष्मान का लाभ से अगर कोई वंचित रहा तो उसको भी दिलवाने का काम करेंगे और सभी प्रकार की बीमारियां, और 70 वर्ष से ऊपर की आयु के जो आयुष्मान कार्ड बनेंगे उसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया है, जबकि पहले 5 लाख रुपए का था। बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए तक का, किसी भी प्रकार की बीमारी हो उनका सबका इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा मोदी जी करेंगे। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 2100 रुपए और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, वो कहां तक है मामला अभी तक? 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, एक भी परिवार ऐसा आप ढूंढ के लाओ जिसको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ना मिलता हो, तुरंत उस एजेंसी के खिलाफ भी, अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज हरियाणा ऐसा प्रांत बना है कि जो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। जो लाडो लक्ष्मी योजना की बात हमने संकल्प पत्र में कही थी, उसका करोड़ों रुपया हमने रिजर्व किया है, बहुत जल्दी वो स्कीम लागू होगी और जो लाडो लक्ष्मी का लाभ जिन बहनों को देना है उन सभी बहनों को वो लाभ मिले। अध्यक्ष, अभी हाल ही में 1 लाख से ज्यादा पूरा हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड कटे हैं, जिनमें बहुत ज्यादा गलत भी हैं, लोग CSC पे धक्के खा रहे हैं, क्या समाधान है कोई? हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि हम गरीबी दूर करेंगे और सरकार उसी पर काम करती है। जिस गरीब को नौकरी मिल गई है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया, उसके पीले कार्ड कटेंगे। किसी ने अगर कोई अपना उद्योग शुरू कर दिया है गरीबी रेखा का लाभ लेते हुए, तो जरूर गरीबी रेखा से बाहर होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने बताया 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख लोगों को गरीबी दूर करने का काम हरियाणा सरकार ने किया। नहीं, वो फैमिली आईडी में दिक्कत है सर, वो
अगर कोई फैमिली आईडी में दिक्कत होगी तो उसको भी दूर करें। अध्यक्ष जी, जो हिसार यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो प्रकरण हुआ रात को, जो बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज की गई और वो केवल स्कॉलरशिप मांग रहे थे, तो बीजेपी क्या कर रही है इसके लिए, उन बच्चों के लिए क्या करेगी? तुरंत उसका संज्ञान लिया है और जिन्होंने ये गलती करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और एक शिक्षा संस्थान में किसी भी प्रकार का अनुशासन बनाए रखना ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उन्होंने जिस प्रकार से खबरों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, जिस प्रकार से बच्चों को चोट लगी है, वो दुखदायी घटना है, हम स्वीकार करते हैं। और जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, जींद पीजीआई कब तक चालू हो जाएगी, कब तक लोगों को इसमें इलाज मिलता रहेगा? अभी बिल्डिंग का काम आप सब देख रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं। और इस प्रकार की पहली बार इतनी बहुमंजिला बिल्डिंग जींद में, इससे पहले कोई और थी भी नहीं। और बहुत अच्छे से यहाँ सारी सुविधाएं जिनके लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी, पूरे देश के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी। और बहुत जल्दी शीघ्रता के साथ, आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 3 गुना गति के साथ इस सरकार ने विकास के काम को आगे बढ़ाया है। बहुत जल्दी जिंदगी के लोगों को ये सुविधा 10 साल से बन रही है वो, उसका आखिर कोई टाइम लिमिटेशन? टाइम बहुत जल्दी, मैंने आपको कहा है 10 साल से नहीं है नीरज जी, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया आपको। वैसे LNT का इस साल के अंत तक का है, वो हमें कंफ्यूजन हो गया था। ये तो 10 साल नहीं हुए, आप एक बार गौर करें थोड़ा सा। वहीं पर गुजरात के अहमदाबाद के गुजरात में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 133 यात्री थे। उसके लिए भी अभी उसकी जो पूरी सूचना आ जाए, लेकिन जिनको भी नुकसान पूछा उनके लिए हम संवेदना अपनी प्रकट करते हैं। जब ये हाल ही में सूचना मिली है तो क्या बाकी पूरा पता लगेगा क्या। और शायद विजय रूपानी जी का भी उस प्लेन में होना अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, शायद वो भी उस प्लेन में थे। विधायक जी के आपसे सवाल है मेरा कि पाइपलाइन दबाई गई थी पानी के लिए, जो कॉलोनियां थी उनमें जो पाइपलाइन तो दब गई है, लेकिन उन सड़कों को उखाड़ दिया, कोई ठेकेदार उसको ठीक नहीं कर रहा है और चलने में बड़ी परेशानियां हैं। तो कहाँ तक पहुंचा उसका? श्रीमान जी, जो हम लोगों का उसके अंदर लिखा हुआ नॉर्म्स हैं कि जो जितनी पानी की पाइपलाइन के लिए, पाइपलाइन दबाने के लिए किया जाएगा, विभाग ही उसको ठीक करेगा। उतना ही पाड़ा जा रहा है जितने को साथ के साथ वो दुरुस्त करेंगे। कुछ समय के बाद वो जितना बैठ जाएगा, 3 से 4 फुट तक का उसको नीचे जाना है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के थोड़ा सा बैठ जाएगा, फिर उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है विशेष तौर से डिपार्टमेंट ही करेगा। अगर वो डिपार्टमेंट नहीं करेगा तो वो चाहे वो कमेटी को दे या दूसरे विभाग को दे, उसको दुरुस्त करके देगा। लेकिन पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि हमसे विधायक जी इसको काफी माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, जींद के माननीय विधायक है, हमारे बीच में ही रहने वाले हैं। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, आज कितनी अच्छी बात की, हमने देश के बारे में बात की, हमने विश्व को क्या दिया, इस विषय में कोई क्वेश्चन है तो आप पुट करिए। अध्यक्ष जी, कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने के लिए लगी है, क्या मानते हैं कि वो विपक्ष मजबूत हो पाएगा? विपक्ष तो बहुत मजबूत है, पहले से ही मजबूत है। आप मानते नहीं? विपक्ष अब अगर कोई छका हुआ व्यक्ति भी कहे मतलब भूखा मर रहा हूँ, तो उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। बगैर मजबूती के चुनाव कैसे लड़ते? वो तो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, उन्होंने तो बहुत सारी, वो तो 70 पार का नारा भी लगाया था, बहुत मजबूत है। फिर वो राहुल गांधी जी खुद आए थे, वो बता के भी गए हैं कि 3 प्रकार के घोड़े कांग्रेस में है, लंगड़ा घोड़ा है, एक बरात का घोड़ा है और एक रेस का घोड़ा है। अब रेस के घोड़े तो सारे आज मोदी जी के पास हैं। अब जिस प्रकार के वो बराती घोड़े थे, वो आपने देखे किस प्रकार से वो घोड़े वापस आए थे, वो सारा नजारा आपके माध्यम से सारे देश ने देखा है। और जो लंगड़े घोड़े हैं, फिर वो लंगड़े घोड़ों की टांग उन्होंने ठीक करवानी पड़ेगी। और कुछ कांग्रेस के नेताओं को नए कपड़े पहना के भी गए हैं, जो अभी राहुल गांधी जी नए कपड़े पहना के गए हैं, कुछ लोगों को कपड़े उतार के गए हैं, कुछों को पहना के गए हैं। अब वो कितने दिन तक पहने रखे गए हैं, उनको कोई फाड़ने वाला है, वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, हम थोड़ा बताएंगे। अध्यक्ष साहब, आपने कानून व्यवस्था की बात करी हुई, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आपने नारे भी बताए, पिछली बातें याद भी दिलाई। लेकिन अभी लगातार देखा जा रहा है कानून व्यवस्था किस तरीके से है कि 10 में से मोस्टली 7
जो FIR होते हैं वो तो रेप केस की होते, 3-4 मर्डर केस की ज्यादा बढ़ती हो जा रही है हरियाणा के अंदर। अपराध योजनाबद्ध ढंग से अगर किसी प्रांत में होता है, प्लानिंग के साथ होता है, वो उसका अलग रेशो एक होता है। और आप पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। वैसे भी, और ये पहली हरियाणा में ऐसी सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद के 0 FIR हमने लागू की, ताकि अपराध छुपे ना। पहले अपराधों को छुपाया जाता था, हमने अपराध को उजागर करने का काम किया। कोई भी अपराध कहीं हो जाए, 0 FIR की व्यवस्था देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उसके बाद जो गैंगवार होता है, हरियाणा में वो गैंगवार को खत्म करने का काम किया है। और कहीं जो छोटे मोटे घरेलू झगड़े होते हैं, आपस के झगड़े होते हैं, उनको न्याय देने का काम सरकार का है, और वो हम न्याय देते हैं। और इस प्रकार की जो भी घटनाएं देश में प्रदेश में जहां भी होती है, हमारी सरकार उस पर बहुत तीव्र गति के साथ एक्शन लेती है। कोई भी छोटी सी घटना होती है, अभी आपके यहाँ उच्चारण में हुई थी, आप सबको पता है, तुरंत उनको पकड़ा गया। अगर कोई इस प्रकार से कोई अपराध करता है तो तुरंत उस पर कानून पूरा शिकंजा कसता है और उसको सलाखों के अंदर भेजते हैं। और एक सुरक्षित वातावरण हरियाणा प्रदेश में हमने देने का काम किया है। विपक्ष ने, आप सबने देखा, लगातार 11 वर्षों से कितने आंदोलन का सहारा विपक्ष ने लिया है। विपक्ष ने कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, हर बात में राजनीति करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है। इस प्रकार के आंदोलनों को हमने कभी हवा देने का काम नहीं किया। हम किसी का समर्थन करते थे तो एक मर्यादा में रहकर करते थे, और जो भी काम हमने किया वो देश हित में किया है, प्रदेश हित में किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विपक्ष की भूमिका को ढंग से नहीं निभाया। वो उनकी जो भाषा देखते हैं, जैसे एक आतंकवादी की भाषा होती है, उसी प्रकार की भाषा कांग्रेस के नेताओं की होती है। तो ये विचारों की लड़ाई है। एक अच्छे विचार की सरकार देश और प्रदेश में है, और उसी पर ये सरकार काम करे। अध्यक्ष जी, कल ही बेटी बचाओ बेटी अभियान ठीक है, सक्सेस हुआ सरकार का। आपको नहीं लगता है कहीं बेटा बचाओ अभियान भी सरकार को लागू कर देना चाहिए? हमने चलाया है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिले हैं, वो सब बेटे हैं इस देश में रहने वाले सभी। रोज ये घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे हो कि बड़े ये पुरुष प्रधान देश है जी, पुरुष को तो पुरुष प्रधान देश है, इसके लिए योजनाएं तो चलती रहती है, सारे चलाते ही रहते हैं। नहीं, बेटा बचाओ अभियान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी? कोई ऐसा है बहन जी कि एक मर्यादा है, और हमारे सनातन धर्म में हमने महिलाओं को हमेशा शक्ति के रूप में देखा है। और महिलाएं इस देश की शक्ति है, हमारे विचार की शक्ति है। उनको मजबूत करना हमारे संविधान ने भी ऐसा व्यवस्था की है, और हमारे संस्कारों में भी ऐसा है, और सनातन धर्म के मानने वाली सरकार है। इसलिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं का सम्मान, ये हमारी प्राथमिकता है। अध्यक्ष जी, कल ही हरियाणा में सिंचाई विभाग में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। 72 के करीब अधिकारियों को आरोप लगे हैं। क्या इसी तरह से दूसरे विभागों में जांच की जरूरत नहीं है? ये हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है, और अगर यही दूसरे पार्टी की सरकार होती तो वो सोचते हैं कि कभी हमारी सरकार बदनाम ना हो जाए, कभी पत्रकार से आप सवाल ना पूछ लें। इतने 70 अधिकारियों के खिलाफ 7A की चार्जशीट हुई है। निष्पक्षता से काम हो, किसी भी जांच को हम छुपाने का काम नहीं करते, बिल्कुल उसको उजागर करते हैं, और जिसने गलती की है वो बचे ना। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार करती है। कहीं भी अगर कोई विकास के काम के सैंपल हो गए, अगर वो विकास का पैसा सरकार ने दिया है तो सरकार की जिम्मेवारी है उसका पैसा किसने दुरुपयोग उसका किया है उसको पकड़े भी, उसको सजा भी देने का काम करे। मैं तो सुरुचि चौधरी जो मंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को धन्यवाद करता हूं उनको कि इस प्रकार का एक सख्त एक्शन उन्होंने लिया है। इससे जनता में एक अच्छा मैसेज गया है। आज पूरे देश की जनता कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है हर बात के लिए। पहली ऐसी सरकार है 11 वर्षों से, कोई भी सरकारी घोटाला आज तक नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार है कोई भी घोटाला सुनने को नहीं आया। 14 से पहले जब हमारी सरकार आई थी तो रोज घोटाले, इतने घोटाले थे कि उनके नाम लूंगा तो 1 घंटा नाम लेने में लग जाएगा। इतने घोटाले सरकार के होते थे, कागजों में पैसे को खा जाते थे, धरातल पर कुछ होता नहीं था।
ये 2014 के बाद ऐसी सरकार आई है, वही सरकार है, वही देश की जनता है, वही बजट है। हमने बजट को भी 3 गुना करने का काम किया है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है काम, बजट को बढ़ाने का भी काम करते हैं। और बदलते हुए भारत को आप सबने देखा है, आप सब मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे रोज हम आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हमें मिलती है। आप अच्छा दिखाने का काम करते हैं और जो सरकार के विकास के काम हुए आप सब देखते हैं, किस प्रकार की सड़कें बनी है, किस प्रकार से रेलवे लाइन बनी है, किस प्रकार से एयरपोर्ट, आज 160 एयरपोर्ट चालू है, और किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी 24 घंटे बिजली मिले। आपने देखा किस प्रकार से आज किसानों को रात को खेत में जाने की जरूरत नहीं है। किसान अपने घर पर बैठ के ही सोलर ऊर्जा के द्वारा खेत में पानी की सिंचाई का काम करता है। अपने टेलीफोन से ही वो ये तय कर देता है किस टाइम पर चलेगा, किस टाइम पर बंद होगा, कितनी देर चलेगा। बहुत सारी नई तकनीक के साथ हमने सबको काम, देश तेज गति के साथ आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। अध्यक्ष जी, सवाल है अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर एससी समाज पर आज भी जातीय शोषण हो रहे हैं। अभी इस महीने में लगभग 12 ऐसे मामले आए हैं। पेवा के अंदर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 14 साल का बच्चा था। सिरसा के अंदर एक बच्ची को गैंगरेप किया गया, लेकिन उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उस मामले को जो है प्रशासन द्वारा ही दबाया जा रहा है। जींद के अंदर भी घटना हुई थी कुछ दिन पहले, एक बच्चे को इतनी गंदे अभद्र तरीके से गालियां दी गई है पवन द्वारा, लेकिन उस पर भी जो कहीं न कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपने 3 जगह की चर्चा करी है जी, मामले का तीनों की रिपोर्ट आपको देंगे। और ये पहली ऐसी सरकार है जो जातिवाद को, परिवारवाद को, क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देती। और मैं तो आप सब पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा, इस प्रकार की बात को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। ये देश के हित में नहीं है। और हमारी सरकार तो ऐसी है, हम किसी भी प्रकार की जातीय हिंसा ना हो, धार्मिक हिंसा ना हो, क्षेत्रवाद वाली हिंसा ना हो। और इन चीजों के हम खिलाफ हैं और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। कोई ऐसी बात अध्यक्ष जी, इसमें सरकार तो काम कर रही है, सरकार की नीयत पे भी सवाल दिए। सरकार को ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो माहौल जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, छोटी सोच है, उनकी पहचान करके उनको दंड तो जरूर देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। पत्रकार, क्या नाम है आपका? दलेर सिंह जी। दलेर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की है। ये जिम्मेवारी हम सब की है। और आप, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं, और बहुत अच्छी आपकी कलम जहां चलेगी, आपके मन की बात अनेक लोगों को तक पहुंचेगी और वो बहुत बड़ा लाभ करती है। आपके चैनल पर कोई अच्छी जब चीज चलती है, बहुत सारे लोगों को दिमाग में उसका प्रभाव रहता है और वो भी देश के काम आती है। इसीलिए चौथे स्तंभ के रूप में आप हैं। अच्छी चीजों को आप अपने उससे दिखाएं। और जो बात इन्होंने कही है पहचान करने की, ये काम हम कर रहे हैं। पीछे भी कई घटनाएं देश में ऐसी हुई है, कई प्रकार की हुई है, उनसे हम चर्चा करना ठीक नहीं मानते। लेकिन आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, जो मेरे मन में है वो आपके मन में भी है। और समाज में इतना बड़ा देश है, सब विचारों के लोग हैं। किसी लालच में कोई काम देश के प्रति भी खराब करते हैं, तो उनसे बचने की जरूरत है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया बहुत सारे ऐसे फर्जी अकाउंट बने हुए हैं, सरकार बार बार उनको ट्रेस भी करती है, फिर उनको बंद भी करती है। अभी 50 अकाउंटों को तो अभी पिछले महीने ही बंद किया गया था। हमारे CID विभाग है जो, और हमारा विभाग है वो इस पर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ध्यान रखेंगे। और समाज से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे समाज में भ्रांतियां फैलाने वाले लोग उनकी पहचान भी करें, उनकी बात पर भरोसा ना करें और उसको हवा ना दें। एक सवाल डिप्टी स्पीकर साहब से, 50,000 अकाउंट बंद करने चाहिए सर जी? ऐसे 50 नहीं 50,000 अकाउंट बंद करने की आवश्यकता है आज के टाइम पे। नहीं, वो करेंगे, वो अधिकारी उस पर लगे रहते हैं। एकदम से आपने पता है बहुत सारी साइटों को पीछे बंद किया गया था, केंद्र की तरफ से ही बंद किया गया, अपनी सरकार की तरफ से